सायन जो थे वे किसके दरबार में प्रधानमंत्री यानी कि अमात्य थे? तो सायन थे वो विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के दरबार में प्रधानमंत्री थे, है ना। सायन ने स्वयं को किसका साम्राज्य धुरंधर यानी कि मंत्री लिखा है, यानी सायन ने स्वयं को किसका मंत्री बताया है? तो सायन ने स्वयं को बुक्का का मंत्री बताया है, ठीक है ना। वैदिक मार्ग प्रवर्तक किसकी उपाधि थी? वैदिक मार्ग प्रवर्तक बुक्का की उपाधि थी। राजाधिराज श्रीवीर किसकी उपाधि थी? बुक्का की। वैदिक मार्ग प्रवर्तक राजाधिराज श्रीवीर किसकी उपाधि थी? बुक्का की। सायन ने षोडश महादानों को करने वाले किसका उल्लेख किया है? तो सायन ने षोडश महादानों को करने वाले हरिहर द्वितीय का उल्लेख किया है। अच्छा, सायन ने संपूर्ण भाष्य जो है बुक्का प्रथम के काल में ही पूर्ण कर लिया था, ठीक। सिवाय किसके? तो सिवाय अथर्ववेद का भाष्य और शतपथ का भाष्य बुक्का प्रथम के काल में नहीं कर पाया था। ये उन्होंने हरिहर द्वितीय के काल में लिखा। किस चीज़ का? अथर्ववेद और शतपथ का भाष्य। सायन को भाष्य लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? सायन को भाष्य लिखने की प्रेरणा अपने बड़े भाई माधवाचार्य से मिली थी। सायन के भाष्य किस नाम से प्रख्यात हुए? सायन के भाष्य माधवीय नाम से प्रख्यात हुए। सायन ने अपने ग्रंथ के नामों के पहले किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सायन ने अपने ग्रंथों के नामों के पहले किस शब्द का प्रयोग किया है? तो सायन ने अपने ग्रंथ के नामों के पहले माधवीय शब्द का प्रयोग किया है। जैमिनीय न्यायमाला का लेखक कौन था? तो जैमिनीय न्यायमाला के लेखक माधवाचार्य था, है ना। बुक्का प्रथम ने माधवाचार्य से ही तो वैदिक संहिता पर भाष्य लिखने का अनुरोध किया था। किसके कहने पर बुक्का ने यह वैदिक साहित्यों पर भाष्य लिखने का कार्य सायन को सौंप दिया? तो सायन के बड़े भाई माधव के कहने पर ही बुक्का ने यह कार्य सायन को सौंप दिया। सायन द्वारा लिखा गया भाष्य कौन था? सायन द्वारा लिखा गया पहला भाष्य तैत्तिरीय संहिता पर था। तैत्तिरीय संहिता किस वेद की संहिता है? मतलब कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता है, ठीक है ना। सायन द्वारा लिखा गया अंतिम भाष्य क्या था? तो सायन द्वारा लिखा गया अंतिम भाष्य शतपथ भाष्य था। सायन ने कितने ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या लिखी? सायन ने 11 ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या लिखी। सायन ने कितने आरण्यकों की व्याख्या लिखी? सायन ने 2 आरण्यकों की व्याख्या लिखी। सामवेद का कुल कितना ब्राह्मण है? तो सामवेद का कुल 8 ब्राह्मण है। सायन ने सामवेद के कितने ब्राह्मणों पर भाष्य लिखा? तो सायन ने सामवेद के 8 ब्राह्मणों पर भाष्य लिखा, ठीक है। अच्छा, सायन ने अथर्ववेद पर भाष्य लिखा? हाँ। सामवेद पर भाष्य लिखा? हाँ। ऋग्वेद पर भाष्य लिखा? हाँ। यजुर्वेद पर भाष्य लिखा? नहीं, सायन ने यजुर्वेद पर भाष्य नहीं लिखा। सायन ने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा? हाँ, सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता पर ही भाष्य लिखा। सायन ने काव्य संहिता पर भाष्य लिखा? हाँ, सायन ने काव्य संहिता पर भाष्य लिखा। सायन ने अपने बड़े भाई का नाम अमर करने के लिए अपने वेद भाष्य का नाम क्या लिखा? जो वेद का जो भाष्य था उसका नाम क्या लिखा? तो माधवीय वेदार्थ प्रकाश लिखा, ठीक है ना। सायन ने जो वेद लिखा यजुर्वेद को छोड़कर तीनों वेद जो है उस पर भाष्य लिखा सायन ने, तो उन वेद भाष्य को किसे समर्पित किया? विद्यातीर्थ को समर्पित किया। और नाम क्या रखा इन वेद भाष्य का? माधवीय वेदार्थ प्रकाश रखा, ठीक है। अच्छा, किसके अभिलेख में वर्णित है कि सायन को नारायण नरहरि और पंढरी दीक्षित ने वैदिक भाष्य की रचना में सहायता प्रदान की? तो हरिहर द्वितीय के अभिलेख में ऐसा वर्णित है
कि सायन को 3 लोगों ने सहायता किया। कौन कौन थे? नारायण, नरहरि और पंडहरी दीक्षित। ठीक है ना, नारायण और नरहरि और पंडहरी दीक्षित। अच्छा, पाश्चात्य जगत को वेदों का प्रकाश किससे प्राप्त हुआ? सायन के भाष्य से ही, है ना। क्या सायन की रचनाओं का यूरोपीय विद्वानों ने विरोध किया? हाँ, सायन की रचनाओं का यूरोपीय विद्वानों ने बहुत विरोध किया। उन्होंने सायन का बहिष्कार करो का झंडा ऊंचा किया। ऋग्वेद का प्रथम अंग्रेजी अनुवादक कौन था? विल्सन। किसने कहा कि सायन का वेद ज्ञान इतना विशाल था कि कोई भी यूरोपीय विद्वान रखने का दावा नहीं कर सकता? तो प्रथम अंग्रेजी विद्वान विल्सन ने ही कहा कि सायन का वेद ज्ञान इतना विशाल था कि कोई भी यूरोपीय विद्वान रखने का दावा नहीं कर सकता। मोछमुल भट्ट किसका नाम था? मैक्स मूलर का ही नाम मोछमुल भट्ट था। किसने कहा कि सायन के द्वारा की गई अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिलती तो हम इस दुर्भेद किले के भीतर प्रवेश ही न कर पाते? ऐसा मोछमुल भट्ट यानी कि मैक्स मूलर ने ही लिखा है ना। ऋग्वेद का प्राचीनतम पांडुलिपि किस लिपि में प्राप्त हुआ है? तो ऋग्वेद का प्राचीनतम पांडुलिपि शारदा लिपि में प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने और किस भाषा में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम लैटिन भाषा में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया। किसने भाई? तो फ्रीडरिश रोजेन ने। किसने? फ्रीडरिश रोजेन ने। ठीक है, तो फ्रीडरिश रोजेन ने लैटिन भाषा में ऋग्वेद का संपादन पूरा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि फ्रीडरिश रोजेन का अकाल मृत्यु हो गया। अच्छा, सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किसका था? सर्वप्रथम प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद विल्सन का था। किसने सर्वप्रथम सायन भाष्य सहित ऋग्वेद का संपादन किया? यानी ऋग्वेद का तो संपादन किया ही, प्लस सायन का जो भाष्य था इस पर उसका भी संपादन किया। तो मैक्स मूलर ने किया। ठीक है ना, संपादन मैक्स मूलर ने किया, लेकिन अंग्रेजी का अनुवाद जो प्रकाशित हुआ वो विल्सन का था। ऋग्वेद पर सर्वोत्तम अंग्रेजी भाष्य किसका माना जाता है? तो ऋग्वेद पर सर्वोत्तम अंग्रेजी भाष्य ओल्डेनबर्ग का माना जाता है। ठीक है ना। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ कौन करता था? ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ होता करता था, इसलिए इसको होत्री वेद भी कहते हैं, है ना। ऋग्वेद का प्रारंभ किसकी उपासना से होता है? ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद में संग्रहित मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में जो संग्रहित मंत्र हैं उनको ऋचा कहा जाता है, जो कि पद्य में है कि गद्य में है? तो जो ऋचा है वो पद्य में है। अच्छा, प्रत्येक मंत्र का जो ऋचा होता है उसका एक ऋषि होता है, और क्या होता है? एक देवता होता है, और क्या होता है? एक छंद होता है। 3 चीज होता है, ऋषि, एक देवता और एक छंद। ऋग्वेद को किस चीज में लिखा गया है? तो ऋग्वेद को सूक्त में लिखा गया है, जिसका अर्थ अच्छा आदर्श होता है। एक सूक्त में कम से कम कितने मंत्र होने चाहिए? एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए। ठीक है।